और अगर उसने करा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी। मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता। क्या कर सकते हैं, मैंने तो कोई सिखाया नहीं उसको, मैंने तो कोई पढ़ा है नहीं इसको, ना मेरे को मालूम था कि ये ऐसा करेगा। अब करा है तो भैया सजा तो भरना पड़ेगी। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे सुन के आपको पूरे समाज पे गुस्सा आ जाएगा। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक 12 साल की छोटी लड़की एक मोहल्ले के घर के सामने खड़ी हुई थी। उसने एक आदमी से मदद मांगी और उस आदमी ने उसे देखा भी। ये चीज सुनकर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें वायरल होने की क्या बात है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे और उससे खून निकल रहा था। और ये देखने के बाद भी लड़की ने जिस आदमी से हेल्प मांगी थी उस आदमी ने इससे कहा कि तू यहाँ से चली जा। इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ और इस मोहल्ले में ये पहुंची कैसे, आइए जानते हैं पूरी कहानी। उज्जैन केस 2023। मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के जितेवाड़ा गांव के एक कच्चे घर में 12 साल की एक छोटी बच्ची अपने दादा, बड़े भाई और पापा के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत साल पहले ही कहीं चली गई थी, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो उस बच्ची की देखभाल ज्यादातर उसके दादाजी करते थे। ये 8th क्लास में थी और वो थोड़ी सी पढ़ाई में कमजोर थी, पर कमजोर होने के बावजूद भी ये लड़की अपनी पूरी कोशिश करती थी और स्कूल के बाहर भी ये कई सारे टेस्ट देती थी। अलग अलग टेस्ट देने से उसकी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। तो वो रोज सुबह तैयार होकर अपने कुछ दोस्तों के साथ पैदल ही स्कूल जाया करती थी। करीब 4 से 4:30 बजे तक स्कूल से घर वापस आ जाती थी। 24 सितंबर 2023 के दिन वो हर दिन की तरह तैयार हुई, पर उस दिन उसका ओलंपियाड का एग्जाम था। तो सुबह करीब 9 बजे वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले 7 बच्चों के साथ एक रिक्शा में बैठी, जहां से वो मांझा गांव गई। मांझा गांव पहुंचने के बाद वो उस स्कूल में गई जहां पर उसका ओलंपियाड का एग्जाम था, पर स्कूल में प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही वो हॉल में पहुंची तो उसे ये पता लगा कि उसके एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि बाद में ये चीज बाहर निकल कर आई कि उसके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टीचर के साथ गलती हो गई थी उसका एडमिट कार्ड पढ़ने में। तो एग्जाम न देने की वजह से और मांझा गांव के बारे में ज्यादा पता न होने की वजह से वो स्कूल से बाहर आई और वो एक रिक्शा में बैठी। रिक्शा वाले ने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। उसे डायरेक्शन तो पता नहीं थी, तो उसने कहा भैया सीधे ही चलो। पर दूर जाने के बाद उसने रिक्शा वाले से ये कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। तो रिक्शा वाले ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया, जिसके बाद वो चल के मांझा गांव की एक मेन जगह में आ गई। तो ये सब कुछ हुआ करीब 10 बजे तक। और जब वो वापस चल रही थी तो उसके दादाजी ने उसे जाते हुए देख लिया था और उसके दादाजी को ये चीज पता थी, क्योंकि हमारी बेटी ज्यादा बाहर नहीं जाती है तो उसे रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इसलिए वो उस बच्ची को अपने साथ घर वापस लेकर आ गए। उन्होंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, अगले साल तुम एग्जाम दे देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहने के बाद वो वापस अपने काम पर चले गए। पर दादाजी करीब शाम को 6 बजे घर वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि वो लड़की घर में नहीं थी और बहुत ज्यादा घबरा गए। इधर उधर अपनी पोती को ढूंढने लग गए। तो वो पुलिस स्टेशन गए अपनी पोती की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने उन्हें ये कहा कि अपनी बच्ची को तुम खुद ढूंढो या फिर करीब 1 दिन रुको। पुलिस वालों ने उसके दादाजी से ये कहा कि अपनी बेटी को 1 दिन का मौका दो, अगर वो 1 दिन में घर वापस नहीं आई तो हम उसे खुद ढूंढने चले जाएंगे। पुलिस वालों को वैसे भी क्या फर्क पड़ता था किसकी बेटी गायब हुई क्या गायब हुआ। पर उसके दादाजी का दिल नहीं माना और वो चले गए अपनी पोती को ढूंढने के लिए। पूरी रात भर उन्होंने उसको ढूंढा, लेकिन अगली सुबह तक उनकी पोती वापस घर नहीं आई। तो इसलिए दादाजी वापस गए पुलिस स्टेशन और इस बार पुलिस ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखी। 25 सितंबर 2023 को ये लड़की सतना के करीब 700 किलोमीटर दूर देखी गई और वो वहाँ उज्जैन की सड़कों पर ऐसे ही घूम रही थी मदद मांगते हुए। इस बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे और उससे खून निकल रहा था और वो 8 किलोमीटर तक चलते चलते लोगों से मदद मांग रही थी। लगभग 2.5 घंटे तक उसने करीब 100-200 घर और ढाबे क्रॉस किए। वो अलग अलग सड़कों पर गई और अलग अलग जगहों पर गई, पर किसी ने भी इस बच्ची की मदद नहीं करी। फिर करीब 9:30 बजे सुबह के आसपास वो एक आश्रम पे पहुंची और इस आश्रम का नाम था डांडी सेवा आश्रम।
वहाँ के एक पुजारी राहुल शर्मा कुछ काम से बाहर जा रहे थे कि तभी उन्होंने इस बच्चे को बादनगर, जो कि उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ से एक रास्ते में आते हुए देखा और उन्होंने उसे तुरंत अपने कपड़े दिए उसका शरीर ढकने के लिए। क्योंकि ये एक पुजारी है तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितने कपड़े पहने होंगे, इसलिए वो लड़की को छिपाते छिपाते अपने मंदिर लेकर आ गए। उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ रहती है, उसके घर वाले कहाँ रहते हैं, लेकिन इस बच्ची की भाषा पुजारी राहुल को समझ नहीं आ रही थी। और तो और ये बच्ची बोल नहीं पा रही थी, ये बहुत डरी हुई थी और जितनी भी चीजें उसने बोली वो पुजारी जी को समझ नहीं आई। तो पुजारी जी को ये एहसास हो गया था कि ये बच्ची डर गई है, ये बोलेगी तो कुछ नहीं पर लिख तो सकती है। तो उन्होंने इस बच्ची को पेपर और पेन दिया, ये सोचकर कि वो फोन नंबर या फिर एड्रेस या फिर कुछ लिखेगी। वो बच्ची इतना डरी हुई थी और इतना कांप रही थी कि वो भी नहीं लिख पाई। यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपना फोन भी दिया कीपैड ओपन करके, पर फिर भी ये बच्ची कुछ भी डायल नहीं कर पा रही थी। जब पुजारी जी ने उससे ये पूछा कि तुम्हें भूख लगी है, तो उसने अपना सिर हाँ में जवाब दिया। और तो और 12 साल की एक छोटी सी बच्ची 2.5 घंटे तक मदद मांगती रही, कोई तो उसकी मदद करेगा, पर लोगों ने इसे इग्नोर किया। लोगों ने अपने घर से भगाया इस हालत में देखने के बाद भी। और पुजारी को इस लड़की से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपनी उधर की पुलिस को इन्फॉर्म करा और वो पुलिस वहाँ 20 मिनट में पहुँच गई। पुजारी जी ने पुलिस वालों को सब कुछ समझाया और उसके बाद पुलिस वाले इस बच्ची को सीधा हॉस्पिटल लेके गए। इस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जिसके बाद ये चीज सामने आई कि इस लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश की गई है और इस लड़की के शरीर पर इतनी चोटें लगी हुई थी कि उसे इंदौर के एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा। क्योंकि इस लड़की की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि जब वो हॉस्पिटल गई उसके बाद चीजें इतनी बिगड़ी हुई थी कि बिना FIR दर्ज करे हुए पुलिस ने उसे सीधा इंदौर ले जाना सही समझा। अब पता चला कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ था, कि इस बच्ची की हालत कैसे हुई और अपने स्कूल से वहाँ कैसे पहुँच गई। अब इन चीजों का जवाब जानने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स बनाई गई, जिसमें 28 पुलिस वाले थे जिन्होंने इस केस पर पूरी 4 रात बिना सोए काम करा हुआ था। उस दिन 25 सितंबर को पुलिस ने बादनगर के सारे कैमरों की फुटेज चेक करी और सिर्फ बादनगर ही नहीं, इस बच्चे के घर से बादनगर तक उन्होंने सारे कैमरे चेक करे। तो 700 कैमरा फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को पता लगा कि एक रिक्शा वाले ने उसे तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के रेसिडेंशियल एरिया में छोड़ा था और 26 सितंबर को करीब 7 बजे पुलिस ने उस रिक्शा वाले को पकड़ा और उसका नाम था राकेश मालविया। फिर पुलिस ने उसका रिक्शा ढूंढा तो पुलिस को उसके रिक्शे में कुछ खून के धब्बे मिले, जो कि रिक्शा वाले के पीछे की सीट पर थे। और रिक्शे वाले का कहना था कि उसने इस बच्ची को इसी खून की हालत में पाया था। ये बच्ची रास्ते के साइड में चल रही थी और उसने इस बच्ची को जीवन कैदी से अपने ऑटो में बिठाया। उसके बाद कम से कम 400 मीटर तक वो एक पुलिया से तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी तक गया और उसने वहाँ इस बच्ची को ड्रॉप किया। उस पूरे समय में ये बच्ची रो रही थी और डरी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। तो राकेश ने उसे अपनी खाकी शर्ट पहनने को दिया। उसने ये भी बताया कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ कुछ हुआ है। और रिक्शे वाले ने सोचा कि लड़की कहीं आसपास ही रहती होगी तो वो चल के अपने घर चली जाएगी, तो उसने उसे आसपास ही छोड़ दिया, क्योंकि बाद में कोई केस हो तो उस रिक्शे वाले तक ये चीज वापस ना आए। पुलिस को जानकारी या पुलिस के पास इस बच्ची को ले जाने की बजाय उसने इस लड़की को वहीं छोड़ दिया। राकेश ने बताया कि उसने पहली बार स्कूल की इस बच्ची को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। पुलिस वाले इस रिक्शे वाले से पूछताछ कर रहे थे तो उसे ये चीज महसूस हुई कि उसने गलत किया। काश मैं पहले पुलिस को ये चीज बता देता जो भी कुछ हुआ था इस लड़की के साथ, तो अभी वो ठीक होती। पर पुलिस ने राकेश के खिलाफ अंडर IPC 176 दर्ज की और जानकारी के बाद पुलिस को उज्जैन स्टेशन के बाहर एक कैमरा फुटेज में ये बच्ची दिखी। 25 सितंबर के 3 बजे से करीब 5 बजे तक इस बच्ची ने 3 ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर से बात की। वो हर एक ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रही थी और लास्ट में वो एक तीसरे रिक्शा में बैठी। फिर इसके बाद ये ऑटो रिक्शा वाला यहाँ से गायब हो गया। राकेश ने उसे तृप्ति कॉलोनी के पास ड्रॉप किया। तो राकेश की इतनी तो कहानी सच है। पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि उस रिक्शा में बैठने से इस बच्ची के साथ क्राइम हुआ था। तो CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने उस रिक्शा का नंबर नोट कर लिया और उसके ओनर का पता लगाया। रिक्शा का नंबर था MP 13R5204 और रिक्शा वाले का नाम था भरत सोनी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी कहानी तो समझ आ गई होगी।
अगर नहीं आई तो मैं तुम्हें डायरेक्ट कुछ चीजें बता देता हूँ। बच्ची का पेपर था, वो पेपर नहीं दे पाई तो वो घर वापस जा रही थी। उसके दादाजी ने उसे जाते हुए देख लिया था। बच्ची को रास्ते में जाते हुए देखने के बाद उसके दादाजी ने लड़की को घर छोड़ा। फिर वो काम पर गए, फिर शाम को लौट कर आए तो इसके बाद एक बच्ची घर पर नहीं थी। जब ये बच्ची गायब थी तो ये सबसे पहले ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची। कैसे और क्यों पहुंची ये हमें नहीं पता, पर उसके बाद इस बच्ची ने 3 ऑटो रिक्शा वालों से बात करी, जिसके बाद वो लास्ट ऑटो रिक्शा वाले में बैठ गई। और जब वो ट्रेन स्टेशन से उतरी और जहाँ पर उसको ड्रॉप किया गया था उस बीच में इस लड़की का शोषण हुआ था। और उसके बाद इस बच्ची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। तो इस केस में जो तीसरा ऑटो रिक्शा वाला था भरत सोनी, वो इस केस का मुख्य आरोपी था। पर ये भरत सोनी है कौन? भरत सोनी एक ऑटो रिक्शा वाला है जो कि 38 साल का है। ये उज्जैन में ही रहता है, अदनान केदरा बस स्टेशन के पास। और भरत सोनी अपने परिवार और अपने भैया भाभी के साथ रहता है। वो पहले अपनी फैमिली की दुकान में काम करता था, पर ये केस होने के 6 महीने पहले से वो अपने छोटे भाई का ऑटो चला रहा था। भरत ज्यादातर लड़ाइयाँ करके घर वापस आता था। वो कभी पैसेंजर से लड़ जाता तो कभी दूसरे ऑटो रिक्शा वाले से लड़ जाता था। भरत सोनी के पास लाइसेंस नहीं था तो पुलिस से बचने के लिए और अपना ऑटो रिक्शा बचाने के लिए वो रिक्शा हमेशा रात में चलाता था, क्योंकि उज्जैन के उस एरिया में जहाँ पर भरत सोनी अपना रिक्शा चलाता था उस जगह में रात में पुलिस नहीं रहती थी। और वो रिक्शा चलाता था सुबह के करीब 5 बजे तक। और 25 सितंबर को भी भरत सोनी उस ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़ा था जहाँ पर उसे ये बच्ची मिली थी। करीब 5 बजे के 15 मिनट पर भरत सोनी इस बच्ची को रिक्शे में बिठाकर जीवन कैदी गांव के एक जगह पर लेकर गया। वहां उसने इस बच्ची का शोषण करा और शोषण करने के बाद और जबरदस्ती करने के बाद वो वहां से भाग गया। और वो भागकर अपने घर गया और उसने ऐसा दिखाया कि कुछ हुआ ही नहीं है। भरत सोनी के फादर राजू सोनी के अकॉर्डिंग उन्हें इस न्यूज के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला और उन्होंने भरत को ये चीज बताई तो भरत ने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे बेटे ने ऐसा कोई क्राइम करा होगा। पुलिस ने भरत का मोबाइल ट्रैक करा और क्राइम के 3 दिन बाद 28 सितंबर को पुलिस ने भरत को कस्टडी में ले लिया। बहुत पूछताछ के बाद भरत ने अपना अपराध स्वीकार करा और उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ अंडर आईपीसी सेक्शन 376, क्योंकि पुलिस को इस बच्ची से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी और जो भी कुछ पुलिस के पास सबूत थे वो सीसीटीवी फुटेज के ही थे। तो पुलिस भरत को क्राइम सीन पर लेकर गई और जैसे ही भरत ने पुलिस को बताया कि यहाँ जाना है, यहाँ ये सब कुछ हुआ था, पुलिस के वहाँ पहुँचते ही उन्हें वहाँ पर कुछ सबूत मिले जिसमें थे इस बच्ची के जूते और शरीर के नीचे के कुछ कपड़े और कुछ कठोर सबूत कि यहाँ पर पक्का कुछ हुआ है। अब तुम्हें पता ही है कि इंडियन पुलिस कैसी होती है। अगर एक बार भी उन्हें पता लग जाए कि तुमने कुछ क्राइम करा है तो उसके बाद वो बेरहम सी हो जाती है। तो क्राइम सीन पर पहुंचते ही सबूत मिलते ही पुलिस सख्त हो गई भरत पे और जब वो क्राइम सीन दोहरा रहे थे तो पुलिस वाले शायद उसे मार रहे थे, इसलिए भरत ने वहां से भागने की कोशिश करी पर भागते भागते उसे चोट लग गई और अभी उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और चोट कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि उसकी सर्जरी की जा रही थी। कोर्ट ने भरत को 7 दिन का रिमांड ऑर्डर दिया था। तो पुलिस वालों के पास यहाँ 2 तरह के सबूत थे। उनके पास एक तो टेक्निकल एविडेंस थे जो कि सीसीटीवी फुटेज थी और उनके पास फिजिकल एविडेंस भी है जो कि इस बच्ची के जूते और शरीर के नीचे के हिस्से के कपड़े। और भरत ने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया था और वो पुलिस वालों को खुद वहां पर लेकर गया जहां पर क्राइम हुआ था। भरत अब कहीं भी भागकर नहीं जा सकता और पूरे वक्त वो लड़की मदद मांगती रही तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, किसी ने भी इस बच्ची की बात नहीं सुनी। तब इस बच्ची के पास 120 रुपए मिले। वो टोल बूथ को पार कर रही थी तो टोल बूथ के स्टाफ ने उसे कुछ पैसे और कपड़े दे दिए और मोहल्ले वालों को ये डर था कि हम इसकी मदद करके किसी भी चीज में फंस ना जाए और इसी चीज की वजह से उन्होंने इस बच्ची की मदद नहीं करी। इसी चीज की वजह से कई सारे लोग जेल जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बच्ची की मदद करने से मना कर दिया था जिसके ऊपर साफ साफ दिख रहा था कि अत्याचार हुआ है। इसी वजह से फॉक्सो एक्ट के अंदर उन्हें भी जेल हो सकती है। पर इस केस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंसानियत की तरफ एक छोटा सा कदम उठाया था, जैसे कि खुद भरत के पापा राज सोनी। उन्होंने ये
ये कहा कि उन्हें पता है कि कितना बड़ा क्राइम हुआ है ये। उनका कहना था कि मेरे बेटे ने कुछ गलत करा है तो उसे सजा होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। और 2 पुलिस वालों ने अपना ब्लड डोनेट भी किया था और ये सब दिखावे के लिए और मीडिया के लिए नहीं था। अजय वर्मा जो कि पुलिस ऑफिसर हैं महाकाल पुलिस स्टेशन में, जिन्होंने ये केस सॉल्व किया, उन्होंने ये वादा किया है कि वो इस बच्चे की पढ़ाई और हेल्थ में मदद करेंगे। और हमें पंडित जी राहुल शर्मा को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से इस बच्ची के बारे में पता चला। क्योंकि अगर वो मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता इस बेचारी के साथ। क्यों सोसाइटी ने उस बच्ची की मदद नहीं करी? क्यों इतने बड़े बड़े घर में रहने वाले लोगों ने उसे अपने घर में नहीं बुलाया? और क्यों हमें इतने सारे केस सुनने पड़ते हैं लड़कियों के खिलाफ? उज्जैन केस, इस बच्ची का केस अभी यहीं रुका हुआ है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस केस के बारे में और उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने इस बच्ची की मदद करना गुनाह समझा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।